अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीलर एक्ट 2024 की समरी की। ये सब समझे कि ये आपको 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी और इसमें पूरा क्या होगा, इसका निचोड़ होगा। अगर आप इस वीडियो को तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका 100% आपके एमसीक्यू से अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके पीलर एक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ये एक्ट कौन सा 2024 का जो एक्ट है ये कौन सा है। ये है 11 एक्ट 11 ऑफ 2024। पास कब हुआ था 17 सॉरी इन्फोर्स कब हुआ था 17 अक्टूबर 2024। अब समरी की बात करते हैं। इसके टोटल जो है चैप्टर्स हैं वो 15 है, स्केड्यूल 1 है और सेक्शंस 82 हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आप पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन मज़ीद आपको इसकी समरी तैयार करवाती हूँ। सबसे पहला चैप्टर है प्री लेमिनरी। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उसमें कोई भी एक्ट है उसका नाम होता है। ठीक है। उसके बाद बेसिक होते हैं डेफिनेशंस जो उसके लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, इसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। अगर ये पीरा फोर्स है उसकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कैसे किया गया है, उसमें कौन लोग आते हैं और किस तरीके से है। इसका जो आर्टिकल है 3 से स्टार्ट होकर और 11 से एंड होता है। सबसे पहले एक एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी कैसे एस्टेब्लिश कैसे होती है, कंपोज कैसे होती है, उसके अलावा इसके जो मेंबर्स होते हैं कंपोजिशन वो कैसे सिलेक्ट होती है, और जो सिलेक्ट करने के लिए उनके क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। उसके बाद अगर कोई मसला है तो उसके लिए मीटिंग करते हैं। मीटिंग के लिए कौन कॉल करेगा, डीजी करेगा। डीजी कौन होता है, वो कमेटी को हेड करता है। ठीक है। और जो कमेटी उनके पास साहब के पास कौन पावर्स एंड फंक्शन कौन से पावर्स होंगी, वो कौन से काम कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद इसके अथॉरिटी के कौन से लोग होंगे जो एम्प्लॉय होंगे। ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट में आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब इसमें एक बोर्ड बनते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। इस ये भी जैसे कि डीजी होता है, अथॉरिटी की कमेटी होती है, इसी तरह से बोर्ड की भी एक कमेटी होती है। इसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद इनके पावर्स एंड फंक्शन सेम वही होते हैं जो अथॉरिटी के होती है। अथॉरिटी की होती है वो प्रोविजनल लेवल पे होती हैं, जो इसकी होती है वो होती हैं बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। अब उसके बाद आता है कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड के चेयरपर्सन के क्या काम होते हैं, वो तमाम पावर्स और तमाम फंक्शंस जो बोर्ड एक काम करता है ना, वो क्या करता है, उन सबको सुपरवाइज करता है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का हम पढ़ देखते हैं उसके बाद। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है हेयरिंग ऑफिसर का। एक हेयरिंग ऑफिसर जो होता है ये 1670 स्केल का होता है। ठीक है। ये भी पास या फिर पीएमएस के जरिए सेलेक्ट किया जाता है हेयरिंग ऑफिसर। और ये क्या करता है, ये कोई भी डिसीजन होते हैं कम्पिटेंट होते हैं ना, उसके केस आते हैं इसके पास, कोई भी फाइल आती है ना, उसको उसको क्या करता है, उस पर फैसले सुनाता है, उसको सज़ा देते हैं या फिर सज़ा देते हैं। इसकी सज़ा क्या होती है, या तो फिर 6 माह की सज़ा, 1 लाख जुर्माना, या फिर 6 माह की सज़ा, 2 लाख 3 लाख जुर्माना, या फिर 2 लाख, दोनों ही सज़ा सुना सकता है। ये दूसरी ये ऑफेंस पे डिपेंड करता है, इसको ऑफेंस किस लेवल का है। ठीक है। और ये सबूत कलेक्ट करता है, क्योंकि इस ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये भी इसी के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि इसने वो फैसला सुनाना होता है। उसके बाद आते हैं ये 3 लेवल, सिर्फ 3 ही इस पे हैं। आगे स्टार्ट हो चैप्टर नंबर 5 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपके इसी में से आने हैं। इन्फोर्समेंट स्टेशन जो होता है ना, कहाँ पे बनते हैं, ये हर डिवीज़न में बन सकते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में बन सकते हो, हर तहसील में बन सकते हैं। और जितने चाहे एक तहसील में डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट जितने चाहे उतने बना सकती है। ठीक है। इस चीज़ से इन्फोर्समेंट जो स्टेशन होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे पुलिस थाना होता है। ये 19 नंबर से स्टार्ट होकर ये 30 नंबर तक जा रहा है। इसके पास अपने ऑफिसर्स होते हैं। सबसे बड़ा जो हेड होता है, इंचार्ज होता है, वो होता है एसडीओ होता है, जो कि आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ये होता है 16 स्केल का होता है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर आता है जो 14 स्केल का होता है। उसके पास जो वो तमाम पावर्स होती हैं जो गवर्नमेंट इसको देती है। जो एडिशनल पावर्स मिल सकती है वो वक्त की डिमांड्स होती है, जिसे उसको पावर्स चाहिए होती है उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। इन्फोर्समेंट की ड्यूटी क्या होती है, इसकी ड्यूटी होती है किसी भी चीज़ की आके छापा मारना, उसको देखना, उसको चेक करना, बैंक को मशकूक जगह तो उसको सर्च करना। अगर पब्लिक प्लेस है तो उसके लिए वारंट चाहिए होगी,
अगर प्राइवेट जो प्लेस है तो उसके लिए वारंट चाहिएगा, पब्लिक प्लेस है तो फिर उसके लिए नहीं चाहिए होगा वारंट, अगर वो गवर्नमेंट की प्लेस है तो भी उसके लिए वारंट नहीं चाहिए होगा। उसके बाद आता है 11 स्पेस के लिए इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है, ये थाने से बाहर काम करते हैं, तशवीशी अफसर इसे कहते हैं। उसके बाद सार्जेंट होता है, इसकी सिपाही होता है, ये सिपाही जो होता है ना ये टोटल ये 7 स्केल का बंदा होता है और ये सिपाही होता है जो यूनिफॉर्म में होता है, उसके पास हथियार भी होता है। उसके बाद इन्फोर्समेंट स्क्वाड में वो तमाम लोग रहते हैं जिसमें ना ये सारे लोग एसडीओ होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सार्जेंट और इसके अलावा क्लर्क होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ ये सारे मौजूद होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड को एडमिन करता है, एसडीओ करता है और प्रोसिक्यूटर या हर पुलिस स्टेशन में एक प्रोसिक्यूटर होता है जो इसके मामला को देख रहा होता है। ठीक है, ये होता है समझे कि इनके थाने के एक वकील होते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 है वो अरेस्ट है। अब अरेस्ट जो होता है ना, एक बंदे के पास पावर होती है, वो क्या किसके पास पावर होती है अरेस्ट करने की, वो साफ ज़ाहिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास होती है अरेस्ट। वो कैसे कर सकते हैं, या तो पब्लिक प्लेस भी जा सकते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि उसको पहले वार्न करके आया, उसके पहले मुंह से रोक के वो नहीं रुका, फिर उसके बाद उसको वार्न किए तब भी नहीं रुका, फिर ईपी जारी किया फिर भी नहीं आया, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट ऑर्डर आएगा फिर भी वो नहीं आया, तो उसको फिर क्या करेंगे, एक वारंट जारी होगा जिसके वजह से वो क्या होगा, उसको अरेस्ट करना फिर लाजमी हो जाएगा। उसके बाद फिर कोड ऑफ क्रिमिनल 1998 के तहत इसको सज़ा का क्या होगी, प्रोसीजर होगा, फिर उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें पब्लिक नॉइसेंस एंड इंक्रोचमेंट, जो पब्लिक जिस चीज़ का मसला हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है पब्लिक को, उसकी चीज़ के बाद उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ना और रिमूव करेंगे। अब रिमूव कौन करवा सकता है, या तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर करवा सकता है या हियरिंग ऑफिसर। ठीक है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, एक मूवेबल आ जाती है और इंक्रोचमेंट भी आ जाती है इसमें। एक मूवेबल इंक्रोचमेंट आ जाती है और एक मूवेबल आ जाती है। जो इमूवेबल होती है ना वो हेयरिंग ऑफिसर करवाता है, जो मूवेबल होती है वो इन्फोर्समेंट कराता है। क्योंकि वो अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है ना वो कि अगर कोई रेडी लगाई हो जिसने गलत जगह पे वो रुकावट पैदा कर रहा है तो वो उसको दिक्कत दुक्कत दे के लड़ लुड़ के ना गुस्सा करके ना या फिर वार्न करके वो हटा सकता है। लेकिन अगर किसी उसने रास्ते में ब्लॉक करने के लिए कहीं कोई पिलर बना दे, कोई बिल्डिंग बना दे, तो वो तो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं कर सकता, इसके साथ तफ्तीश करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, एचओ को देगा और एचओ फिर क्या करेगा, ऑर्डर जारी करेगा और इसको फिर क्या करेगा, हटवाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है इशूएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। ये नोटिस जो होता है ना, जब ये होता है ये अगर है छोटे लेवल की बात हो रही है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर नोटिस जारी करेगा, अगर बड़े लेवल की बात हो रही है तो वो करेगा एचओ करेगा। और जो नोटिस पे होता है, नोटिस पीरियड ये मिनिमम 30 डेज़ का होता है और मैक्सिमम 90 डेज़ का होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर है 9 पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ क्या होते हैं, सजाएं। अगर कोई भी बंदा है ना, अगर कोई भी पीर एक्ट में से कोई भी ऑफिसर है, कोई भी मेंबर है, कोई भी पर्सन है, कोई भी आ जाता है इसमें, क्लर्क रहता है, कोई भी इनका अथॉरिटी से पैरा एक्ट में, इस अथॉरिटी में जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं ना, अगर कोई गलती करता है ना तो उसको उसके जुर्म करते हैं उसको भी उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, उसकी सज़ा क्या है, या 6 महीने और 3 लाख रुपए, या 6 महीने 1 लाख रुपए, या फिर दोनों ही सज़ाएँ हो सकती हैं। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स। चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर प्रिवेंटिव मेजर्स वो होते हैं अगर किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी ऑफेंस को रोकने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 जो होता है ऑफेंस आता है। ठीक है, ये 44 से स्टार्ट हो रहा है, 47 पे एंड हो रहा है। अब ऑफेंस जो होता है, वायलेशन होती है, किसी रूल को ना मानना ऑफेंस होता है। ठीक है, अब उसको नाम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट होते रहना और फिर क्या जो बंदा करता है उसको ऑफेंडर कहते हैं। अब जो कंपनीज की तरफ से भी हो सकते हैं ऑफेंस, ये कोई मेंबर भी कर सकते हैं, कोई ऑफिसर भी कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, और जो अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं वो भी ऑफेंस ही कहलाता है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है। बात इतनी सी है कि जो वायलेट करेगा, वायलेशन करेगा वो ऑफेंस करेगा। चैप्टर नंबर 12 है इन कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। जब भी देखिए एक बंदा इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर गया, उसने विजिट किया, विजिट करने के बाद क्या हो गया, चेक किया, बैलेंस किया, एचओ के पास गया, वहाँ पे देखा कि वो जो बात वो कह रहे ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक मिलती है, उसके खिलाफ फिर क्या होगी, इंक्वायरी होगी। अरेस्ट करने के बाद फिर क्या ऑफेंस बताया जाएगा, जब ऑफेंस बताया जाएगा उस पर उसकी इंक्वायरी होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, उसमें जो रिक्सेस एंड प्रोसीजर होगा। इसमें ना इसकी जो सज़ा होती है ना, आपको एक बात बता दूँ, 48(9) पे एक ऑर्गेनाइजेबल, ये इनके जो ऑफेंस लगता है ना, इस ऑफेंस की जो खिलाफ वर्जी कर उसको सज़ा मिलती है ना, वो ना तो इसकी जमानत है, ठीक है,
और ना ही ना काबिल माफ़ी है, ना तो उसकी माफ़ी है ना ही उसकी ज़मानत है। ठीक है, इसमें मुकम्मल इस तासुब के बगैर, किसी भी फ़र्क की चीज़ के बगैर इसका क्या कहते हैं फ़ैसला किया जाता है। हाँ, उसके बाद जब फ़ैसला हो जाता है वो अपील कर सकता है। वो अपने वो जिस फ़ैसले के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर अपील कर सकता है, एचओ को अपील कर सकता है। अपील क्या करेगा, मज़ीद 30 डेज़ के अंदर इसका फ़ैसला सुनाएगा। अगर वो लगता है कि नहीं ये बात गलत है ना, तो फिर वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, जो कि 90 डेज़ के अंदर इसका फ़ैसला सुनाएगा। अब रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, ये वो मानना होता है तो ये अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपॉइंटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज ना भी करे तो कोई वो नहीं होता। ये ज़रूरत पर डिपेंड करता है। आगे चैप्टर नंबर 15 जो एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन होते हैं। ये इस इन्फोर्समेंट जो रूल्स होते हैं और जो रेगुलेशन होते हैं, एक गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो, और जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जो इस रूल्स को अप्लाई करते हैं ना, इसके दरम्यान में एक कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये आपस में मुख्तलिफ जितने भी अथॉरिटीज़ होते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर है 15 में क्या है कि अथॉरिटी का असिस्टेंट है और विसल ब्लोअर है। अथॉरिटी का आपको पता है जो जो हेल्प करते हैं ना वो असिस्टेंट कहलाता है, और जो विसल ब्लोअर होते हैं खुफिया मालूमात देते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर सज़ा भी है, रिवार्ड भी है, प्रोटेक्शन भी है। अगर असिस्टेंट करते हैं तो उसके लिए और अगर आप कहते हैं पब्लिक के पास भी राइट है वो भी असिस्ट करे, उसके बाद इंफॉर्मेशन दे। घर के कोई चौकीदार है, गांव का हेडमैन है तो वो भी दे सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 16 में उसके अगर इसमें जो सारे प्रोसीजर में जो कॉस्ट आएंगी वो भी बताई जाएंगी, उसको इन्फॉर्मेशन कॉस्ट कहेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी शामिल आ जाती है, रिवार्ड भी आ जाते हैं, रिफंड्स भी आ जाते हैं। जो कॉस्ट ऑफ जो इतनी भी कॉस्ट आती है ना वो ऑफेंडर ही पे करता है। अगर वो ऑफेंडर नहीं पे कर सकता तो अगर जो जो इसका जुर्म साबित हो गया है ना तो उसकी ऑक्शन की जाए, उसके पास जो चीज़ जिस चीज़ पे उसका जो क्राइम होगा ना उसी के खिलाफ एक ऑक्शन होगी। ऑक्शन से वो क्या करेगा, अपनी वो करेगा, कॉस्ट लेगा। उसके बाद फिर भी अगर लगता है कहीं से एरियर है वो 10 लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया तो वो भी इसकी कट कर लिया, जिसका पे कर लिया जाएगा। और रिवार्ड जो है वो फंड से पे किया जाता है। और रिफंड क्या होते हैं, अगर कोई अगर कोई बंदा कोई पर्सन उस पर कोई जुर्म हो जाता है उसकी कटौती हो जाती है, बाद में उसका अपील करता है, उसके बाद वो क्या होता है, आज़ाद बरी हो जाता है। मतलब वो उसका जो फैसला वो गलत हो जाता है, वो बरी हो जाता है, बरी जिम्मा हो जाता है, उसको वो अमाउंट वापस कर दी जाती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आता है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, फाइनेंस जो होता है, अकाउंट्स और ऑडिट में इतना ये चीज़ है कि अगर जो खर्चे इसका अथॉरिटी के पास जो खर्चा आता है वो कहाँ से आता है, उस पर जितना बजट होता है वो कौन पे करता है, वो गवर्नमेंट हेड करती है। उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट देख रही होती है, लेकिन उसका जो ऑडिट पेश करता है वो होता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इस ऑडिट को देख रहा होता है। उसको हर महीने के ना हर साल यकम जुलाई को ना नया साल शुरू होता है। इसका जो बजट जो होता है ना यकम जुलाई को इनको मिलना होता है। और ये 30 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने 90 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने क्या करना होता है, अपना ऑडिट मुकम्मल करके असम्बली को देना होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को देना होता है, असम्बली को देना होता है। असम्बली क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देना होता है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसको मजीद 90 डेज़ के बाद उसको पेश करती है प्रोविजनल असम्बली में, वहाँ से उनकी फिर बातचीत होती रहती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है मिसलिनियस। क्या है मिसलिनियस जो होते हैं इसमें उसके की फैक्टर्स होते हैं, वो इसमें वो तमाम चीज़ें बता दी जाती है, फैक्ट्स बता दी जाते हैं जो इसमें वो तमाम फैक्ट्स बता दिए जाते। सॉरी ये मूव नहीं कर रही, मुझे करना भी नहीं आ रहा, इसको रोटेट करके आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वो तमाम फैक्ट्स आ जाते हैं जो लागू तो होते हैं, जो किसी चैप्टर्स में नहीं आते, लेकिन फिर भी ये क्या है कि ये हक अदा करते हैं, मतलब इनका होना ज़रूरी है। इसमें डेलीगेशन पावर आ जाती है, पब्लिक सर्वेंट्स आ जाते हैं। इंडेमिनिटी वो होती है कि इसमें अगर कोई भी पर्सन है जिस नियत से काम करता है लेकिन वो गलत हो जाता है, करता तो नियत ही से लेकर नुकसान हो जाता है, तो उसका भी कोई सज़ा नहीं है। उसकी ओवर राइडिंग इफेक्ट ये कि अगर कहीं पे ना कोई दो लाज आपस में ना कन्फ्लिक्ट हो गए हैं तो फिर जो चीज़ इसमें पीरियड को क्या होगी, प्रायोरिटी हासिल होगी। अब पावर्स रूल्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। रेगुलेशन कौन करती है, अथॉरिटी करती है। अमेंड कौन कर सकते हैं, स्केड्यूल को गवर्नमेंट कर सकती है। गाइडलाइंस कौन बना सकता है, स्केड्यूल वो गवर्नमेंट बना सकती है। रिमोट डिफिकल्टीज कौन कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। बस इतनी सी बात है, आपने बस इसको तैयार कर लेना है, इसलिए आपका पीरियड एक्ट पूरा तैयार हो जाएगा। ये 15 मिनट में आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके शॉर्टकट समरी में आपको बताऊं तो ये है कि जो मिस की टोटल जो है 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स में इतनी सी बात होगी कि आपको पहले सबसे पहले क्या होगी, एक अथॉरिटी होगी बनाई जाएगी।
अथॉरिटी बनाई जाएगी। अथॉरिटी के अंदर उसके मुख्तलिफ लोग होंगे और जो अथॉरिटी के बाद उसके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, एक जो बोर्ड है उसको मैनेज करके नीचे वाली सतह पे उसके अंदर उसके बाद क्या आएगा कि उसके नीचे एक स्टेशन आएंगे, इन्फोर्समेंट स्टेशन लागू होंगे। वो क्या करेंगे, अपने काम करेंगे। क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे, पब्लिक नॉइसेंस को रिमूव करेंगे, इंक्रोचमेंट है तो उसको रिमूव करेंगे। अगर कोई नहीं मानता उसके बदले में क्या करेंगे, अगर तो डिलीवरी नोटिस देंगे। उसके बाद अगर कोई वहाँ उनके क्राइम उनके टीम में से काम करते हैं उनको पेनल्टीज करेंगे। और अगर उनको रोकने के लिए प्रिमिटिव मेजर्स ले जाएंगे, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे उनको ऑफेंस करने से रोक सकते हैं। और ऑफेंसेस कौन सा हो सकता है, कोई भी अगर ऑफेंसेस जो होते हैं ना वो कोई भी पब्लिक सर्वेंट कर सकता है और ये फिर खुद के मेंबर भी लोग भी कर सकते हैं। अगर कोई कोई जो बंदा ऑफेंस जिस पे लग जाता है ना, कोई बंदा उसको कह देते हैं कि शक हो जाता है या फिर तो उस पर ना इंक्वायरी बैठ जाती है। ठीक है, इंक्वायरी के बाद उसका डिसीजन होता है। डिसीजन जो होता है ना, डिसीजन होता है उसके बाद उनका जो होता है जो पीरा के जो रूल्स होते हैं उनकी रेगुलेशंस भी होती हैं, उनके इन्फोर्समेंट जो होती है ना उनके रूल्स की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बताई गई है। अब चैप्टर नंबर 15 में बताया गया है कि अगर जो अथॉरिटी को असिस्ट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके लिए इनाम भी है, उसको इनाम भी दिया जा सकता है। अगर वो अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी उसका इनाम होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उसने जानबूझ के गलत काम किया तो उसको सजा मिलेगी। अगर उसने इंडेमिनिटी अच्छी नीयत से काम किया तो उसको फिर इनाम कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बाद सारे सेम जो कॉस्ट होती हैं उसको कॉस्ट आएंगे, वो कॉस्ट होती हैं, इसमें रिवार्ड्स होते हैं, कुछ रिफंड्स होते हैं, फिर फाइनेंस आ जाता है, अकाउंट्स ऑडिट आ जाता है, उसके बाद मिसलेनियस आ जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपको इस वीडियो आपको अच्छी समझ आ गई होगी। आप बस इसको तैयार करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।